अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल बायो इज़ लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड इट्स फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ. In broader sense, biology is the study of living things and the relationship between the living things and effect of non-living things on life. बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जो लाइफ की स्टडी के साथ डील करती है। ब्रॉडर सेंस में अगर कहा जाए तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है। इसके साथ साथ लिविंग थिंग्स का इंटर रिलेशनशिप जो है या आपस में जो रिलेशनशिप है या बिटवीन टू लिविंग थिंग्स जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को, और फिर उसके बाद हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका लिविंग थिंग्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट। लाइफ, डियर स्टूडेंट्स, लाइफ जो है ये बहुत ब्रॉड टर्म है और इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ क्या चीज़ है या बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ क्या चीज़ है? According to biologists, a set of characteristics that distinguish living organisms from non-living objects, including dead organism, is called life. बायोलॉजिस्ट के मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स का सेट, एक ऐसा सेट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग थिंग के दरमियान में फ़र्क कर सके, जिसमें डेड ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं, यानी डेड ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग या के दरमियान और लिविंग थिंग के दरमियान जो फ़र्क है उसको बता सके। ऐसी करेक्टरिस्टिक्स के सेट को लाइफ कहा जाता है। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ, हाउएवर बायोलॉजिस्ट गिव डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ को डिफ़ाइन करना इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करना ये भी एक मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग का दर्जा दे सकते हैं, लिविंग थिंग्स का दर्जा दे सकते हैं। नंबर 1, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 2, complex entities. Number 3, composed of one or more cells. Number 4, contain genetic program of characteristics. Number 5, can acquire and use energy. Number 6, can carry out and control certain chemical reactions. कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एडवांस किस्म की तरतीब है और प्रॉपर शेप है, उसकी डायमेंशंस हैं। कम्प्लेक्स एंटाइटी है यानी उसके अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, और उसके अंदर जेनेटिक प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जीन्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं और जीन्स जो हैं उनकी एक्सप्रेशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं या जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी थिंग के अंदर मौजूद होगी, ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होगी, तो उसको हम नाम देंगे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नंबर 5, कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकता है या इस्तेमाल कर सकता है, तो इसको हम नाम देंगे। ये भी हमारे पास बेसिकली क्या है? ये भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करैक्टर है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मौजूद होगा ये करैक्टर, वो ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या वो केमिकल रिएक्शन करता है या केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। इसके अलावा नंबर 7 पे आती है जो करेक्टरिस्टिक, वो है कैन ग्रो इन साइज। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को ग्रो कर सकता है, अपनी साइज़ को बढ़ा सकता है। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इन्वायरमेंट, अपना इन्वायरमेंट मेंटेन रख सकता है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाने की सलाहियत रखता है। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट,
और अपने इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस को रिस्पोंड कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा। So any object possessing all these characteristics simultaneously can be declared as a living thing. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर कर दिया जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा यानी मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी क्या हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या मेजर फील्ड्स ऑफ जो बायोलॉजी हैं वो नंबर 1 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के साथ डील करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर बिहेव कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की जो है वो शेप क्या है, स्ट्रक्चर का साइज़ क्या है, और इसके अलावा सेल्स जो हैं वो कैसे हैं, सेल टाइप क्या है, सेल की अपीयरेंस कैसी है, सेल की शेप कैसी है, सेल का साइज़ कैसा है, कितना है, और इसके अलावा सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज कौन सी मौजूद हैं, ऑर्गेनेलिज का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनेलिज का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनेलिज की प्लेसमेंट क्या है, ऑर्गेनेलिज की सेल के अंदर पोजीशन क्या है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है बेसिकली हम किसी भी जो ऑर्गेनिज़म है उसकी जो बेस है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म की इन्वायरमेंट के साथ जो एक जो है वो पोजीशन है या इन्वायरमेंट के साथ जो एक लिंक है या एक रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें हमारे पास नंबर 1 आता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी एक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, इसको भी हम जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर 2 हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन विद देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके अलावा हम देखते हैं या स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स का जो दो ऑर्गेनिज़म्स हैं या एक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका इंटरेक्शन क्या है अपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बना है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली हम जब किसी भी सेल को स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम उसके बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है लिपिड्स, फिर आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ये हमारे पास हैं ये हमारे पास जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं की स्टडी से हम जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की जो मॉलिक्यूलर स्टडी है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते, एंड उसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल की वजह से या उनके स्मॉलर साइज़ की वजह से हम इस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो वेरी स्मॉल है और इतने स्मॉल हैं कि नेकेड आई से उनको नहीं देखा जा सकता। इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरसेस, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड नंबर 5 फंजाई। यानी हमारे पास ऐसी एल्गी और ऐसी फंजाई जो कि स्मॉलर इन साइज़ हैं और जिसको नेकेड आई के साथ नहीं देखा जा सकता, उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। ऐसी जो एल्गी हैं वो भी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, that is rivers, lakes, etc. and physical and chemical parameters of these water bodies. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जैसे रिवर्स वगैरह हैं या लेक्स वगैरह हैं इनके अंदर रह रहे होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देते हैं। चूँकि ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो है इनको हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ इसलिए कहते हैं
इसके साथ साथ हम किसी भी फ्रेश बॉडी का फ्रेश वाटर बॉडी का जो फिज़िकल पैरामीटर है या केमिकल पैरामीटर है, जब उसको स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को भी हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी का ही नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं माइक्रोब्स की, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है वायरसेस, ये वायरस है और इसके डिफरेंट शेप्स हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और शेप्स हैं। और उसके बाद फंजाई, ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई है जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकती। अच्छा, इसके बाद फ्रेश वाटर बॉडीज़ की जो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर ये फ्रेश वाटर बॉडी है, एक पोंड है, और इस पोंड के अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें लीचीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें टेडपोल लार्वा नज़र आ रहा है आपको, इसके अलावा फ़िश नज़र आ रही है, इसके अलावा वाटर स्नेल नज़र आ रहा है, फ्रग स्पॉन नज़र आ रहा है, इसके अलावा वाटर लिली है, फ्रॉग है, डक है, डकलिंग है, और ड्रैगन फ्लाई है, पोंड स्टेकर्स हैं, स्केटर्स हैं, और इसके अलावा डक पोटैटो है। ये बेसिकली हमारे पास पोंड की जो एक कम्युनिटी है उसको दिखाया गया है। तो ये फ्रेश वाटर बॉडी की ही जो है वो कम्युनिटी है, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी स्टडी को हम नाम देंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की जो है वो आपको तस्वीर दिखाई गई है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिटीज़ कैसे जो है वो रन करती हैं, कैसे लीव करती हैं। तो बेसिकली ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सारी स्टडी को हम नाम देंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस इंक्लूड्स कोई भी इससे पीछे हमने डिस्कस किया फ्रेश वाटर बॉडीज़, यानी ऐसे लिविंग थिंग्स जो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हों उनको हम नाम देंगे फ्रेश वाटर जो है वो बायोलॉजी का, उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेरीन वाटर के अंदर, या हम कह सकते हैं सीज़ एंड ओशंस के अंदर मौजूद जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी स्टडी को मेरीन बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। बेसिकली स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ इसमें की जाती है। नंबर 2, फिज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। इसके अलावा एक तो सी की फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स को, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को, और इसके बाद जो है इसके अंदर मौजूद जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी मेरीन लाइफ जो है सीज़ के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी की जाती है अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी। अच्छा, ये आपको दिखाया गया तस्वीर के अंदर, आप देख सकते हैं कि इसमें ये मछलियाँ भी हैं, इसमें कोरल रीफ्स भी हैं, इसमें आपको बहुत सारी जो है वो नज़र आ रही है क्रिएचर। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सी का व्यू है, यानी सी के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उसका व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। इसकी स्टडी को हम मेरीन लाइफ कहते हैं, या मेरीन बायोलॉजी का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। जो अगली ब्रांच है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रह रहा होता है, और एज अ रिज़ल्ट वो अपनी सारी जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिसके ऊपर वो रह रहा होता है उससे ले रहा होता है। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा होता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर रहता है उसको पैरासाइट का नाम देते हैं। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप होता है बेसिकली, बाज़ औक़ात ये हार्मफुल हो जाता है कुछ केसेस में, बाज़ औक़ात जो है ये बेनिफिशियल भी होता है, और बाज़ औक़ात ये जो है वो ना हार्मफुल होता है ना बेनिफिशियल होता है, यानी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो बेसिकली पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम किन चीज़ों को देखते हैं, पैरासाइट की किन चीज़ों को देखा जाता है? तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का वो कैसा है। ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी पैरासाइट का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी की जाती है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन चेक किया जाता है। इसके अलावा लाइफ हिस्ट्रीज़ को देखा जाता है, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पैरासाइट ट्रैवल कैसे करता है या ट्रांसमिट कैसे होता है।
इसके अलावा पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्रीज़ कितनी होती हैं, लाइफ स्पेन कितना होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है लाइफ की, और लाइफ के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। इसके अलावा होस्ट और पैरासाइट के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और हार्मफुल। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स आती हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है बाहर या आउटर, और एंडो का मतलब होता है अंदर या इनर या इनसाइड। तो आउटसाइड के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स के मौजूद होते हैं पैरासाइट्स, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास फ्ली एग्जाम्पल है, इसके अलावा जो टिक है ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में इनसाइड या एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं। एंडोपैरासाइट हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, हुक वर्म दिखाया गया है, इसके अलावा टैप वर्म दिखाया गया है। बेसिकली ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के या होस्ट के अंदर रहते हैं, तो इसलिए हम इनको एंडोपैरासाइट्स का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली ब्रांच है स्टूडेंट्स ह्यूमन बायोलॉजी। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ह्यूमन की स्टडी के ऊपर बेस करती है, या इसके अंदर ह्यूमन को स्टडी किया जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, इंक्लूड्स ये मैन को स्टडी या ह्यूमन बींग्स को स्टडी करने के लिए जो हम बायोलॉजी की ब्रांच इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमन बायोलॉजी है। इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं या बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनका फंक्शन कैसा है या क्या फंक्शन है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी यानी सेल की टाइप्स को हम स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी यानी मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, इनर जो स्टडी होती है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी आउटर स्टडी जो होती है, इसके अलावा यानी अपीयरेंस कैसी है, और इसके अलावा एवोल्यूशन यानी चेंजिंग्स क्या आ रही हैं, जेनेटिक चेंजिंग्स क्या आ रही हैं, मालिक्यूलर चेंजेस क्या आ रही हैं। तो ये बेसिकली हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, जो कि हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी का जो है वो एक पार्ट, ह्यूमन बायोलॉजी का जो है वो एक हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है, जीन्स का पैटर्न क्या है, डीएनए कितना कैसे जो है वो वर्क करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, और ये सारी चीज़ें जो है हम जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, और जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं बेसिकली, और ये ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। ह्यूमन के बेसिकली जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन की सेल बायोलॉजी, सेल की टाइप क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोलॉजिकल स्टडी से मुराद ये है कि वो अर्थ के ऊपर या प्लैनेट अर्थ के ऊपर कैसे जो है वो रहता है, सॉइल के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, या सॉइल कैसे इम्पेक्ट करती है ह्यूमन की लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर आती हैं। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर हम ह्यूमन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सबसे पहले हम अगर स्टडी करें तो हम स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं, या ह्यूमन जो बायोलॉजी है उसके अंदर इनको स्टडी किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है अगली जो ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे पास जितनी भी सोशल लाइफ आती है, यानी एक सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बींग्स कैसे सर्वाइव करते हैं या कैसे रहते हैं या कैसे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, इसके या सोशल बिहेवियर कैसे होता है, एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर कैसे होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ बिहेवियर, इन्वायरमेंट के साथ बिहेवियर कैसे होता है, कम्युनिटी की फॉर्म में लाइफ कैसे गुजारी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं ये कहलाती हैं सोशल बायोलॉजी। उसके बाद आती है आखिरी ब्रांच जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर की, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, बायो और टेक्नोलॉजी, यानी हम लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स आर प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। इस ब्रांच के अंडर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, या प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस्तेमाल करके हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। एग्जांपल्स आपको दिखाई गई हैं कुछ एप्लीकेशंस इस तस्वीर में। सबसे पहले है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप स्टूडेंट्स मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो तीन जो है वो आपको फील्ड नज़र आती हैं, डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स, वैक्सीन्स। यानी हम किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आलात इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं।
और वो भी जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए बनते हैं और अंडर द बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच बनते हैं। इसके अलावा थेराप्यूटिक्स यानी कि हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। इसमें अगर आप देखें तो आपको प्लांट एग्रीकल्चर नज़र आता है, फार्म्स नज़र आते हैं, फूड प्रोसेसिंग यानी हम इसमें प्लांट का जो है वो एग्रीकल्चर के लिहाज से प्लांट को कैसे ग्रो करवाया जाए, प्लांट की मुख्तलिफ जो है हमारे पास कैटेगरीज़ हैं उनको कैसे फ्लरिश करवाया जाए और किस तरह से सीड जो है वो डिज़ीज़ फ्री या वायरस फ्री जो है वो डिज़ीज़ फ्री और वायरस फ्री जो हमारे पास सीड्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है या कम किया जा सकता है जो हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो प्लांट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं उनको, या मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है उसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो की जाती हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यानी फूड को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है कि कैसे जो है वो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन से हैज़र्ड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, टॉक्सिक मटीरियल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए और लाइफ के लिए जो है वो हैज़र्डस हैं। तो उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए या उससे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बायोरेमिडिएशंस जो है वो की जाती हैं। तो उस प्रिवेंटिंग जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर किसी किस्म की भी जो थ्रेटनिंग चेंजेस हैं या हैज़र्डस या जो है वो डेंजरस किस्म की जो चेंजिंग्स हैं उनसे बचा जा सके। इसके लिए भी हम इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी प्रोडक्शन, न्यू मटेरियल्स यानी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा नए मटेरियल्स की प्रोडक्शन करते हैं, ये भी बेसिकली इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। उसके अलावा फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, पेटर्निटी टेस्ट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा। यानी हम फोरेंसिक का मतलब होता है कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फोसिल रिकॉर्ड्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात के ज़रिए हम साइंटिफिकली जो है वो स्टडी करते हैं। जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जिसको हम कहते हैं फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल जो है वो ब्रांच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट इज़ बायो इज़ लाइफ। काइंडली subscribe my channel and share it.